हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम आज यूनिट नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे। यूनिट 4 में क्या है? यूनिट 4 के अंदर दो टॉपिक्स हैं। एक तो टाइम सीरीज और दूसरा है इंडेक्स नंबर। मतलब यूनिट 4 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट तो होगा तुम्हारा टाइम सीरीज और दूसरा होगा तुम्हारा इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो आज हम उसका पहला पार्ट एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को शुरू करें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम 4 से 5 क्लासेस के बाद जब हमारा टाइम सीरीज कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इंडेक्स नंबर को शुरू। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज क्या बोलता है? टाइम सीरीज, टाइम सीरीज पहली बात होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर जो है, जो तुम्हारा टॉपिक है, उस टॉपिक का मतलब समझना पड़ेगा ना। ये टाइम सीरीज होता क्या है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 डॉट 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 ये चल रहा है। ठीक है, 2010 में सेल्स, मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस का सेल्स 2010 में 10 करोड़ था। 11 करोड़ हुआ, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। मतलब हर साल मेरा सेल्स 1 करोड़ से इंक्रीज हो। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी को बोलते हैं टाइम सीरीज। मैं सेल्स का डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ। सेल्स कितना हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। 2010 में कितना हुआ, 11 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ। जब मैं किसी भी डेटा का एनालिसिस करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, अब वो टाइम पीरियड ईयर्स में हो सकता है, जैसे यहां पर था 10, 11, 12, 13, 14, 2010, 2011 इस तरीके से, या फिर मंथ्स में हो सकता है, जनवरी का सेल्स, फरवरी का सेल्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। डे वाइज हो सकता है, 1 तारीख का सेल्स, 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का, 5 तारीख का। वीक वाइज हो सकता है, फर्स्ट वीक का सेल्स, सेकेंड वीक का सेल्स। क्वार्टर वाइज हो सकता है, Q1 का, Q2 का, Q3 का। मंडे का सेल्स, ट्यूसडे का सेल्स, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सुबह 11 बजे का सेल्स, 12 बजे का सेल्स, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आवरली बेसिस पर हो सकता है, मिनट्स के बेसिस पर हो सकता है, सेकंड्स के बेसिस पर हो सकता है, किसी भी बेसिस पर हो सकता है। लेकिन वो बेसिस जो होगा वो टाइम होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए। अब टाइम पीरियड मिनट्स में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, डे में हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, क्वार्टर में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, डेकेड्स में हो सकता है, किसी भी सेंचुरीज में हो सकता है, कोई भी तरीके से हो सकता है। बात समझ में आया? तो जब भी हम किसी डेटा को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, हम उसे बोलते हैं टाइम। बात समझ में आया? टाइम सीरीज का मतलब किसी भी डेटा को जब हम एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, हम उसे बोलेंगे टाइम। ठीक है, आओ डेफिनेशन में पढ़ते हैं, मीनिंग में पढ़ते हैं। बुक में क्या लिखा है? बाय अ टाइम सीरीज वी मीन अ सीरीज ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ विच वेरी अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑफ टाइम। जब हम पैसेज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इस इन सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स दैट टाइम फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर टाइम फैक्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इन अफेक्टिंग द वेरिएबल marked extent. The series analysis is used in order to understand the underlying structure and function that produce the observation. देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अ सीरीज रिलेटिंग टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन और प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स। कितना कंजम्पशन हुआ 2010 में, 11 में, 12, 13, 14, 15, 16। प्रोडक्शन कितना हुआ या प्राइसेस ऑफ गुड्स कितना कितना थे, कौन से ईयर्स में। अ सीरीज रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ सर्टेन बिजनेस। कौन से ईयर में परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। अ सीरीज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। बेसिकली ये सारे सीरीज जो है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड बनाए जाएंगे।
कौन से ईयर में कितना हुआ, मंथ में कितना हुआ, क्वार्टर में कितना हुआ, डेली बेसिस पर कितना हुआ, आवरली बेसिस पर कितना हुआ, ये उस तरीके से बनाए जाते हैं। क्लियर है बात? आगे चलें। यस सर। तो टाइम सीरीज का मतलब तो हमें क्लियर हो गया है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होता है टाइम सीरीज का? फर्स्ट, इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल विथ रेफरेंस टू टाइम ऑफ देयर ऑकरेंस। कब वो हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ देयर ऑकरेंस। As such, a series to constitute a time series must exhibit the data in two columns. इसमें बेसिकली दो कॉलम होता है, एक कॉलम तो टाइम कॉलम होता है और दूसरा कॉलम वैल्यू कॉलम होता है। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने रो वाइज लिखा था, हमने कॉलम वाइज नहीं लिखा। अगर मैं इसको कॉलम वाइज लिखता तो भी हो जाता। तो एक देखो टाइम का है और एक का है सेल्स का है। अगर मैं इसको कॉलम वाइज लिखता तो यहाँ पर टाइम लिख देता और यहाँ पर सेल्स। क्लियर है बात? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये टाइम ऑफ ऑकरेंस के अकॉर्डिंग होता है। इसमें दो कॉलम होता है, एक टाइम कॉलम होता है और दूसरा वैल्यू कॉलम होता है। ठीक है। सेकंड, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा क्वाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये लंबे समय का डेटा नॉर्मली हमें देता है 7, 10, 12 और 30 पीरियड ऑफ ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज इन विच इट इज रीजनेबल फॉर अ प्रॉब्लम इज। हम नॉर्मली जब टाइम सीरीज बनाते हैं हम एक लंबे समय का टाइम पीरियड बनाते हैं। अच्छा, लंबे समय का मतलब नहीं है कि ये ईयरली बेसिस पर होगा, 7 साल या 10 साल या 20 साल का होगा। अगर हम आवरली बेसिस पर कर रहे हैं तो 7 आवर्स, 10 आवर्स, 20 आवर्स एक लंबा समय होगा। मिनट के बेसिस पर कर रहे हैं एनालिसिस तो 10 मिनट का डेटा, 20 मिनट का डेटा हमारे लिए एक लंबा समय होगा। सेकंड्स के बेसिस पर कर रहे हैं तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का डेटा हमारे लिए एक लंबा समय होगा। ठीक है। तो कोई भी डेटा जो 7, 10, 12, 15 ठो है उसको हम एक लंबा समय बोलते हैं, चाहे वो ईयरली बेसिस पर हो, मंथली पर हो, आवरली पर हो या किसी पर भी हो। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल गैप। नॉर्मली डेटा के बीच में इक्वल गैप होता है। जैसे 2010 का डेटा, 2011 का डेटा, 2012 का डेटा, 2013 का डेटा, नॉर्मली सभी के बीच में कितना गैप है? एक एक साल का गैप है। ठीक है। हम ऐसा एनालिसिस नॉर्मली नहीं करते हैं। 2010 का डेटा फिर 11 का नहीं किया, डायरेक्टली 2012 का, उसके बाद 2013 का, फिर डायरेक्ट 2018 का, फिर डायरेक्ट 2025 का। इस तरीके का एनालिसिस हम नॉर्मली नहीं करते हैं। हम जब भी एनालिसिस करेंगे टाइम सीरीज में कोशिश करेंगे कि हम जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो इक्वल इंटरवल का ले। इक्वल इंटरवल मतलब ईयरली ले रहे हैं तो कंटिन्यूसली सारे ईयर्स को हम कवर करें, मंथली ले रहे हैं तो हम सारे मंथ्स को कवर करें। तो इक्वल गैप नॉर्मली होता है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, इट रिप्रेजेंट अ वैल्यूज वेरिएबल और द वैल्यू ऑफ विच आर अफेक्टेड बाय द टाइम फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ वुलन प्रोडक्शन पॉप अप ड्यूरिंग विंटर। नॉर्मली हम जब किसी डेटा को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड तो वो डेटा टाइम के वजह से इंपैक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो मैं सेल्स का एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, मैं अम्ब्रेलाज बेचता हूं, अम्ब्रेला मतलब समझ गए छाता बेचता हूं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सेल्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूं। बारिश का महीना आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बारिश होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून में हालांकि नहीं होता है इस बार, मतलब कुछ सालों से हो रहा है, लेकिन मान लेते हैं 4 महीना बारिश होता है। तो मुझे बताओ क्या मंथ वाइज सेल्स पर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जनवरी में ऑब्वियसली सेल्स कम होगा, फेब में कम होगा, मार्च में कम होगा, अप्रैल में थोड़ा मोड़ा होगा क्योंकि लोग गर्मियों में भी छाता यूज करते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत अच्छा सेल्स आएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब ठंड का महीना आना शुरू हो जाता है तब सेल्स ऑटोमेटिकली फिर से डाउन हो जाएगा। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग मेरा सेल्स भी बदलता है, टाइम के वजह से सेल्स भी इंपैक्टेड है। तो टाइम सीरीज में जो दो डेटा होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मतलब जो डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वो टाइम के वजह से ही बदल रहा है, अदरवाइज वो नहीं बदलता। ठीक है। It represent a variable the value of which are affected by the time factor. For example, the price of woolen clothes pop up during the winter season and come down during the summer season. As such, the gap, if any, in the data must be capable of being interpolated or extrapolated with reference to the effect of the time period. Next, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम टाइम सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं? टाइम सीरीज को पढ़ने का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला तो मेरा तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू इवैल्यूएट द पास्ट परफॉर्मेंस और ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट।
हम पास्ट में कैसा परफॉर्म किए हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए। अगर मैं बोलूं तुम क्लास 8 में कितना मार्क्स लाए, 9 में कितना लाए, 10 में कितना लाए, 11 में कितना लाए, 12 में कितना लाए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कितना लाए, बीकॉम सेकंड सेम में कितना लाओगे, अगर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कर रहा हूँ, क्लास 8 9 10 11 12 बीकॉम फर्स्ट सेम बीकॉम सेकंड सेम, ठीक है। अब इसको एनालाइज करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम पास्ट में, मान लो मैं अभी यहां पर हूं, हमारा अभी बीकॉम सेकंड सेम का एग्जाम होगा, हम यहां पर हैं मान लो, तो मुझे देखना है कि तुम पास्ट में कैसा परफॉर्म किए हो, आप पिछले इतने सालों में तुमने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, टू इवैल्यूएट द पास्ट परफॉर्मेंस और ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। और दूसरा, टू फोरकास्ट और प्रेडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, यहां पर तुम्हारा क्या होगा, ये मुझे निकालना है। अगर मैं बोलूं एक बच्चा क्लास 8 9 10 11 12 और बीकॉम, मान लो इसका एग्जाम अभी उसका होने वाला है, ठीक है। 8 9 10 11 12 में पहला बच्चा मिस्टर ए फेल 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 फेल, बड़े मुश्किल से पास हुआ, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री लगाकर, सोर्स लगाकर, नेता थे इसके पिताजी, और बड़ा सोर्स लगाकर इसको पास कराकर बीकॉम तक पहुंचा दिए। अब बताओ तुम्हें क्या लगेगा यहाँ पर उसका क्या होने वाला? क्या तुम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये यहाँ का टॉपर बनेगा? देखो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस में हो सकता है कि ये टॉपर हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम क्या उस बच्चे का भविष्यवाणी किए? यस। कैसे भविष्यवाणी किए? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। तुम देखे पिछले 5 सालों में उसने क्या किया है, और उसके बेसिस पर तुमने प्रेडिक्ट किया कि अब क्या होने वाला है। बात समझ में आया? वहीं पर मिस्टर बी है, टॉपर टॉपर टॉपर, हिस्ट्री रहा इसका टॉप करने का। बताओ यहां वो क्या करेगा? मोस्ट प्रोबेबली वो यहां पर भी टॉप करेगा, है ना। यहां पर फेल होगा ऐसा नहीं हो, हाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फेल हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन क्या होगा? प्रेडिक्शन तो टॉपर का ही होगा। बात समझ रहे हो? कैसे पता चला तुम्हें? तुमने भविष्यवाणी किया। कैसे भविष्यवाणी किया? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। तो हम टाइम सीरीज को एनालाइज इसीलिए करते हैं ताकि हम पीछे का डेटा को देखकर, जो हो चुका है उसको देखकर आने वाले सालों में क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज। हम टाइम सीरीज से क्या फायदा उठाएंगे, क्या काम आएगा? इट हेल्प्स इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। ये हमें हेल्प करता है किसी भी वेरिएबल का बिहेवियर के बारे में जानने। जैसे हम मिस्टर ए और बी का बिहेवियर जाने, ए फेल होने वाला बच्चा है, बी पास होने टॉपर वाला बच्चा है, ठीक है। तो हम नॉर्मली डेटा का बिहेवियर समझ जाते हैं कि डेटा किस तरीके से बिहेव करता है। अगर हम देख रहे हैं पास्ट 10 सालों में हर साल जून महीने में सेल्स ज्यादा होता है, इसका मतलब 2000 नेक्स्ट 11वां साल में भी जून महीने में सेल्स ज्यादा होने का आशंका है। बात समझ रहे हो? तो हम बिहेवियर को समझते हैं, डेटा का बिहेवियर, डेटा किस तरीके से बिहेव करेगा, हम वो समझते हैं टाइम सीरीज को पढ़ के। इन टाइम सीरीज द पास्ट डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर अरेंज्ड इन अ ऑर्डरली मैनर by simple observation of such a series. One such can understand the nature of change takes place with the variable in the course of time. Further, by the technique of isolation applied in the series, one can understand the various effect of the time factor on the variable. टाइम फैक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वेरिएबल के ऊपर, वो हम बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि तुम डेटा को एनालाइज करते हो, डेटा को एनालाइज करके समझते हो कि डेटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है और वो आने वाले सालों में क्या होगा। वो हमारा एक और पॉइंट है फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर का क्या होगा। जैसे हम बात किए मिस्टर ए पास होगा, मिस्टर ए फेल होगा और मिस्टर बी टॉपर बनेगा। ये हम कैसे फोरकास्ट किए? बाय स्टडिंग द पास्ट
बाय स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, पास्ट में उसने क्या किया है उसको स्टडी करके ही हमने फ्यूचर के बारे में पता लगाया, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज रिवील द मोड ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन कोर्स ऑफ द टाइम, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड, फ्यूचर के बारे में हम पता लगा दें। तुम मुझे बताओ 18, 19, 20, 21 मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 100 CR, 150 CR, 225 CR, या एक काम कर 200 CR, 400 CR, 800 CR। मैं तुम्हें बोलता हूं बताओ 2022 में कितना प्रॉफिट होगा, 2022 में कितना प्रॉफिट होगा, CR का मतलब करोड़ है, ठीक है। बताओ तुम्हें देखकर क्या लगेगा, सर यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स हुआ, यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स हुआ, यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स हुआ, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, टाइम्स होगा, 1600 करोड़। क्या ऐसा लग रहा है? यस, यही है फोरकास्टिंग, इसी को बोलते हैं फोरकास्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डेटा, यू कैन एनालाइज द फ्यूचर ऑफ द डेटा, ठीक है। क्लियर है बात? तो यही है फोरकास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। हम दो लोगों के परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि डेटा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मान लो ये प्रॉफिट है, ये है मेरा फैक्ट्री ए का, फैक्ट्री बी, बी का प्रॉफिट है पहला साल में 100 करोड़, नेक्स्ट है 120 CR, 140 CR, 180 CR और 200 CR। बताओ कौन ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है? ए, स्टार्ट वही 100 करोड़ से किए थे 2018 में, लेकिन ये हर साल प्रॉफिट को डबल करता गया और ये मार्जिनली सिर्फ 20-30% का ही इंक्रीमेंट दे पाया। बात समझ रहे हो? तो ये है परफॉर्मेंस एनालिसिस, हम डेटा को स्टडी करके परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। इवैल्यूएटिंग evaluation of the actual performance with reference to the predetermined target is highly necessary to judge the efficiency or otherwise in the progress of certain work. For example, the achievement of our 5-year plans are evaluated by determining the annual rate of growth. कितना growth हुआ in the gross national income, gross printing mistake है, gross national. Similarly, our policy of the controlling the inflation, the price rise is evaluated with the help of various price indices. तुम चाहो तो ये एग्जांपल भी ले सकते हो, हम फैक्ट्री और फैक्टर बी का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर आखिरी, इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी। हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम अभी किए फैक्ट्री ए और बी को कंपेयर, उसी तरीके से हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेटा रिलेटिंग टू 2 और मोर पीरियड, सीजन और इंडस्ट्री, दो पीरियड के बीच में, दो एरिया के बीच में, दो इंडस्ट्रीज के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो टाइम पीरियड के बीच में, दो टाइप ऑफ डेटा के बीच में, सेल्स और प्रॉफिट, कितना सेल्स होगा तो कितना प्रॉफिट आएगा। तो हम किसी भी तरीके से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। Comparative study of data relating to 2 or more period, region or industries reveal a lot of valuable information which guide a management in taking the proper course of action for the future. A time series per se provides a scientific basis for making comparison. हम टाइम सीरीज से आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ तक के लिए मेरे हिसाब से बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास से हम इंपॉर्टेंट चीज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।